Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 1st of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। और आप लोगों में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। एंड सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा पेड कोर्स अवेलेबल है। तो पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए और इसको ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए गाइस, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू पेपर 2, फिर पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। देखो, चकमा और हजोंग की बात हो रही है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा चकमा और हजोंग क्या है। तो याद रखना कि ये दो कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। चकमास जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और हजोंग जो है वो हिंदू कम्युनिटीज हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये ईस्ट पाकिस्तान में चित्तागोंग हिल हम लोग को देखने को मिलती है। देखो, आप चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। डायरेक्टली कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट कहां पर है, तो ये लोकेशन एक बार देख लो। ठीक है, ये यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो पहले ये यहां पर रहा करते थे, बट हुआ ये था कि कप्ताई डैम प्रोजेक्ट के चलते इनके घर बार में पानी घुस गया था, घर इनके सबमर्ज हो गए थे, डैम के नीचे आ गए थे। तो उसके चलते उनको अपने घरों को छोड़ना पड़ा और घर को छोड़ने के बाद इन्होंने इंडिया में एंटर किया, राइट। और कहा जाता है कि इंडिया जो इन्होंने एंट्री मारी इंडिया के अंदर वो लोशाई हिल्स के थ्रू मारी। लोशाई हिल्स जो है वो माउंटेन रेंज हम लोग को मिजोरम और त्रिपुरा की देखने को मिलती है। आप देख सकते हो यहां पर भी, इस फोटो में भी यहां पर आपको लोशाई हिल जो है वो दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है लोशाई हिल कहां पर है, तो मिजोरम और त्रिपुरा की ये माउंटेन रेंज हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको लोशाई हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस हिल को क्रॉस करके ये इंडिया में एंटर हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद सेंटर ने इनके जो मेजोरिटी जो पर्सन थे, यानी कि जो लोग आए थे उनमें से मेजोरिटी ऑफ पर्सन को सेंटर के द्वारा यहां पर अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट करा दिया गया। तो ये भी चीज एक इंफॉर्मेशन आप लोग को जनरल पता होनी चाहिए इनके बारे में। ठीक है, और उस समय अरुणाचल प्रदेश जो था वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में अरुणाचल प्रदेश अब हम लोग को देखने को मिला। तो सेंटर ने इस एरिया पर उनको जो है वो पहुंचा दिया था, मेजॉरिटी ऑफ पर्संस को। और कहा जाता है कि ये 5000 की संख्या में लोग आए थे, बट आज की रेट में ये लगभग 1 लाख की इनकी पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि इन लोग के पास कोई भी सिटीजनशिप नहीं है, यानी कि कोई भी सिटीजनशिप आइडेंटिटी नहीं है लोगों के पास जो अरुणाचल प्रदेश में आज की रेट में रह रहे हैं, प्लस इनके पास कोई भी लैंड राइट्स नहीं है, राइट। बस सरकार इनको कुछ बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराती है, अरुणाचल प्रदेश की सरकार, और उसके चलते जो है वो यहां पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक चीज है। अभी न्यूज में ये टॉपिक क्यों है, तो ये बताया जा रहा है कि एक ह्यूमन राइट बॉडी है, एक मानव अधिकार निकाय जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका नाम है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, तो RRAG। तो इस ग्रुप ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि यहां पर जो रहने वाले जो लोग हैं, जो चकमा हम लोग को और हजोंग्स देखने को मिल रहे हैं, इनको खाना पीना नहीं दिया जा रहा, खाने की इनके पास बहुत ह्यूज शॉर्टेज है, और इवन इनको सरकार की कुछ स्कीम्स है, बेनिफिट्स है, वो भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस क्राइसिस चल रहा है, पूरे दुनिया भर में शटडाउन है, राइट। और सरकार ने जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है वो रिलीज किया था, जिसके तहत कहा था कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको 5 किलो राइस और 1 किलो चावल दिया जाएगा, राइट। बट
लोगों को के पास जो है वो अपना राशन कार्ड होना चाहिए, बट यहां पर मैंने आपको बताया ना इनके पास सिटीजनशिप के राइट्स हैं ना इनके पास राशन कार्ड है, क्योंकि हम लोग को देखने को मिला था कि अक्टूबर 25 1991 को स्टेट गवर्नमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने इनके राशन कार्ड्स को सीज कर दिया था, जिसके चलते इनके पास राशन कार्ड नहीं हो रहा। आज की डेट में इनके पास राशन कार्ड ना होने के कारण इनको जो सामान जो है यानी कि जो फूड ग्रेन्स वगैरह है वो हायर प्राइसेस में इनको लेने पड़ रहे हैं मजबूरी के कारण, राइट। तो ये एक बड़ा इशू आया था, और ये इकोनॉमिक पैकेज जो वल्नरेबल सेक्शन को जो ये इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के थ्रू जो प्रोवाइड कराने की बात की गई थी, तो उसमें भी इनको कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। तो ये बड़ा एक इशू जो है वो हम लोग को यहां पर देखने को मिला था। और सबसे गंभीर बात यह यहां पर बताई जा रही है कि यहां पर जो लोग आए हुए हैं उनमें से 33% जो है या फिर लगभग 22,000 लोग वो बच्चे हैं। 65,875 चकमा और हजोंग में से 22,000 लगभग बताया जा रहा है कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे, राइट, और उनको खाना नहीं पहुंच रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन यहां पर बताया जा रहा है इस एरिया पर, क्योंकि राइट टू फूड जो है पेंडेमिक के चलते उसका एक तो वॉयलेशन हो रहा है, और दूसरी बात आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ, आप जानती हो कि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ है, बट अगर किसी इंसान को खाना नहीं दिया जा रहा है तो वो भी राइट टू लाइफ का ही वॉयलेशन बताया जाता है। तो देखो यहां पर जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिली। एक तो राइट टू लाइफ के बारे में हम लोग को पता लगा, और इसमें डिनायल ऑफ फूड भी जो है वो राइट टू लाइफ है, ये चीज क्लियर रखना, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में ऐसी चीजें डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां तक पूरी बातें क्लियर है, ये पूरा इशू, पूरा मामला जो है वो आप लोग को समझ में आ गया। और इनकी स्पेशली लोकेशंस वगैरह याद रखो, ये कम्युनिटी जो है वो कौन है, जैसे कि चकमा जो है बुद्धिस्ट है, हजोंग जो है वो हिंदू है, वो आपको याद रखना है। इस इजी तरीके से याद रखने के लिए एच जो है वो हिंदू के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए यानी कि एच और एच हिंदू ही बोलते हैं ना हम लोग, एच से शुरू होता है हिंदू, और एच से ही हजोंग शुरू हो रहा है, तो जो है हजोंग जो है वो हिंदू है। तो ऐसे एक ट्रिक करके आप थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। तो हजोंग हिंदू है, चकमा बुद्धिस्ट है, और ये पहले बांग्लादेश में थे यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में थे, और फिर उसके बाद यहाँ पर डैम के आने के कारण इनको जो है वो फोर्सफुली शिफ्ट किया गया, और जब ये शिफ्ट हुए तब ये लोशाई हिल्स के थ्रू जो है वो इंडिया एंटर हो गए, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली, और उसके बाद फिर सरकार ने इनको अरुणाचल प्रदेश शिफ्ट कर दिया। और देखो मैंने आप लोग को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, तो जो भी बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं तो उनको क्या करना है, 30 मार्च के मेरे लेक्चर को देखना है। 30 मार्च का जो लेक्चर है उसमें 6 मिनट 17 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या है, क्योंकि कोविड-19 से लड़ने के लिए ये पैकेज जो है वो सरकार ने रिलीज किया था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखने का है। और पेपर 1 से रिलेटेड आज एक ही न्यूज थी, अब हम लोग पेपर 2 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब से यूनिवर्सिटीज जो है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, वो भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है वो लाई जाएंगी, और वहां पर ब्राइबरी और करप्शन के केस जो है वो भी ये कानून जो है वो डील करेगा, ब्राइबरी और करप्शन जो भी होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। क्योंकि आपने भी कई बार सुना होगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोग जो है वो कुछ रिश्वत वगैरह देकर अपने मार्क्स वगैरह बढ़ा लेते हैं, अपनी अटेंडेंस का जो क्लॉजेस वगैरह होता है ना, कुछ यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस आपकी इतनी फलाना होनी चाहिए तभी आपको एग्जाम लिखने दिया जाएगा, तो कुछ लोग पैसे वैसे देकर अपनी अटेंडेंस जो है वो फेक करवा लेते हैं, और उस प्रकार की चीजें होती है। तो ये करप्शन और ब्राइबरी जो यूनिवर्सिटीज में होती है तो वो भी अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ही लाई जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो फटाक से अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। तो वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना आंसर लिखकर बताइए कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ये एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो लागू किया गया था, और बिल्कुल सही है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही है ये, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का ही एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। फोकस किया गया था कि सरकारी एजेंसी से करप्शन को रोकने के ऊपर, पब्लिक सेक्टर जो है वहां से करप्शन को रोकने के ऊपर, बट प्राइवेट बिजनेसेस जो है वहां से करप्शन को रोकने की यहां पर बात नहीं की गई थी। यहां पर कहा गया था कि ये जो कानून है ये सिर्फ सरकारी एजेंसी और जो पब्लिक सेक्टर जो है वहां से करप्शन से लड़ने के लिए काम करेगी, करप्शन को रोकने के लिए काम करेगी, ठीक है। तो ये उस पर जो है वो फोकस किया गया था कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सिर्फ सरकारी एजेंसी और जो सरकारी ऑफिसेज जो है, पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो सिर्फ वही इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे, प्राइवेट बिजनेसेस नहीं इंक्लूड किए गए थे। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें गाइस, तो ये बताया गया कि ये जो कानून है ये जो भी ब्राइब गिवर जो होता है, यानी कि जो रिश्वत देता है और जो रिश्वत लेता है, दोनों को ही सजा सुनाता है ये कानून। यानी कि कहते हैं ना हम लोग कि रिश्वत देना और लेना दोनों ही गुनाह है, तो ये वही चीज यहां पर बताई गई है कि ये कानून जो है वो रिश्वत देने वालों को भी सजा देता है और लेने वालों को भी सजा देता है। तो उनको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा सुनाई जाती है, जेल टर्म उनका 3 से 7 साल का होता है, और उनको फाइन भी जो है वो इंपोज किया जाता है उनके ऊपर, ठीक है। तो इसमें करेक्ट जो अपना आंसर है वो है 2 ओनली,
2 जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात है। और इसके अलावा एक जो टॉपिक जो अभी आया है वो ये आया है कि त्रिपोली के अंदर, अब लीबिया की जो कैपिटल है वो त्रिपोली हम लोग को देखने को मिलती है, तो यहां पर अभी बहुत ही बुरी तरह से वॉयलेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट, बुरी तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। यहां पर लोग बाग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट हालांकि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको क्या करना है, 20 अप्रैल 2020 के लेक्चर पे जाना, भी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको। तो इस लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको ये लीबिया जो कंट्री है इसके बारे में डिटेल जो है वो स्टडी पता लग जाएगी। यानी कि अगर जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर लीबिया से रिलेटेड कुछ भी अगर आएगा या फिर उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो भी आप आंसर कर पाओगे, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने पूरी की पूरी लीबिया कंट्री को डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। यानी कि इसको देखने के बाद लीबिया कंट्री कैसे शुरू हुई और कैसे क्या सब कुछ चीजें बिगड़ी लीबिया के अंदर, तो वो पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस टॉपिक को जरूर देखिएगा। ये टॉपिक आपको मिलेगा 20 अप्रैल 2020 के हमारे लेक्चर में। ओनली करंट अफेयर्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पर मिलेगा, कि यहाँ पर शायद नीचे वो मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया उसका, या फिर उसको मेरे ख्याल से ज्यादा मैंने स्ट्रेच कर दिया है। तो इसके नीचे ओनली करंट अफेयर जो है हमारा चैनल, तो वहां पर ये अपलोड हुआ है ये, राइट। उसको आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेक्चर जो है वो काफी सारे जो बच्चे हैं वो या तो फिर उनके पास कहीं ना कहीं पर वीडियो के थ्रू जो है वो मिलता है उनको, वीडियो फाइल के थ्रू, या फिर उन फेसबुक पे जो बच्चे देखते हैं, तो मैं उन लोग को बता रहा हूं कि ओनली करंट अफेयर्स हमारा यूट्यूब में चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक ब्रांच है। तो आप वहां पर जाकर 20 अप्रैल 2020 का लेक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। और कहां पर मिलेगा, तो 12 मिनट 10 सेकंड पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही स्थिति जो है वो खराब हो रही है, तो इसलिए टॉपिक जो था वो न्यूज में आया था। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब गाइस इस न्यूज में हम लोग बात कर रहे हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट के बारे में। ये इसकी रिपोर्ट जो है उसका नाम है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। इस रिपोर्ट में हमें पता लगेगा कि अलग अलग कंट्रीज ने किस प्रकार से मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया है मिलिट्री के ऊपर, तो वो चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलेगी। तो टॉप 5 जो कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा खर्चा किया है मिलिट्री पे पूरी दुनिया भर में, तो वो है सबसे नंबर 1 पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे हमारी इंडिया, चौथे पे रशिया और 5वें पे सऊदी अरेबिया। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलिट्री पे सबसे ज्यादा खर्चा किया। और टॉप 3 की बात करें तो यूएसए, चाइना और इंडिया हम लोग को टॉप 3 में देखने को मिल रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया और चाइना ये 2 कंट्रीज है जिन्होंने पहली बार टॉप 3 में अपनी पोजीशन रखी है, यानी कि टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स ये पहली बार बने हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये डायरेक्टली क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकता है, राइट। और बाकी ये जो अभी आगे की जो हम लोग रिपोर्ट्स देखेंगे इसमें सिर्फ आप ये सुनो और सिर्फ हल्की फुल्की चीजें ऑब्जर्व करो। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ जो है वो आपसे पूछा नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मेंस में आप उपयोग कर सकते हो, वो मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे कि यहां पर बताया गया कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो 6.8% जो है वो बढ़ी है, और 71.1 बिलियन यूएस डॉलर्स इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये नहीं आएगा। इसके अलावा और हाँ, जो भी बच्चे जो है वो डिफेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा इस पर निगरानी रखो। ठीक है, ये मैं स्पेशली सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बट जो डिफेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है उन एग्जामिनेशंस में। इसके अलावा इंडिया मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर 259% बढ़ा है पिछले 30 सालों से। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो यानी कि पिछले 30 सालों के पीरियड में 259% जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया का बढ़ा है। तो काफी ह्यूज ग्रोथ हम लोग को मिलिट्री एक्सपेंडिचर की देखने को मिल रही है इंडिया में। और पिछले 10 सालों से इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो 37% ग्रोथ जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में यहां पर बताई जा रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इंडिया का, बट हालांकि ये बताया गया है कि जीडीपी से अगर कंपेयर करें तो उतना ज्यादा परफॉर्मेंस इंडिया का नहीं देखने को मिला है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। अब यहां पर जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एनालिसिस काम किया है। अब देखो यहां पर एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखना, जैसे कि पहले 2010 में यहां पर बताया गया कि हम लोग जो जीडीपी पे जो खर्चा करते थे वो मिलिट्री का वो 2.7% किया करते थे। जैसे कि जो हमारी जीडीपी है, मान के चलो कि एक ट्रेजरी जो है हमारी, तो उनमें से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पैसे एलोकेट किए जाते हैं। तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए हम लोगों ने उस समय 2.7% खर्चा किया था, बट 2019 में 2.4% ही खर्चा किया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर फिर ये बढ़ा कैसे इतना ज्यादा? तो देखो ये अमाउंट पर्सपेक्टिव से बढ़ा है, बट जीडीपी के कंपैरिजन पर्सपेक्टिव से नहीं बढ़ा है। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है, कि जीडीपी से अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो पिछले 2010 और 2019 को, तो 2010 में जीडीपी जितनी थी उसका 2.7% था, और इस बार जीडीपी जितनी थी उसका 2.4% हम लोग को देखने को मिला है, यानी कि कम देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखो कि ये प्रीलिम्स वगैरह में अगर बाय चांस आ जाए, हालांकि मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि आएगा इससे रिलेटेड, बट फिर भी अगर बाय चांस आ जाए तो आप लोग को जो है वो तैयारी इसकी भी रखनी है, ठीक है। जीडीपी से इसको आप लोग को कैलकुलेटिव वे में ध्यान देना है, और साथ ही साथ आप चाहो तो मेंस में भी इस चीज का उपयोग कर सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा बात करें, अब देखो मेंस में ये 2.1% या 2.4% ये मत लिखना, ये लोग लिख देना कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम जो है वो हम लोग को जीडीपी में देखने को मिला है, यानी कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर हम लोग इसको 2010 से कंपेयर करें तो। क्लियर है यहाँ तक बातें? अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे एक मिनट रुकना। हाँ, अब यहां पर ये चीज बताई जा रही है कि इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो पिछले डिकेड्स में काफी बड़ी है। ये चीज हम लोग ने देखी, नोटिस करी। अब स्पेंडिंग बड़ी है, उसके कारण क्या क्या थे? एक तो सैलरी देना, हमारे यहाँ 14 लाख के आसपास लोग जो है वो मिलिट्री में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको सैलरी जाती है। इसके अलावा पेंशन की बात करें तो 20 लाख के आसपास लोगों को पेंशन जाती है, तो ये पेंशन में खर्चा होता है। इसके अलावा हम लोग नए नए जेट्स परचेस करते हैं, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हम लोगों ने परचेस किया है, हेलीकॉप्टर्स परचेस किए हैं, वॉरशिप परचेस करी है, आर्टिलरी गन्स वगैरह परचेस करी है। तो इसमें आपका अभी एक टास्क है आप लोग के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ 3 या 4 चीजें ऐसी लिखकर बताइए जो पिछले साल जो है वो हम लोग ने मिलिट्री में परचेस किया है। जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम 2018 की ये डील हम लोग को देखने को मिली थी, 2018 से एंडिंग तक की डील थी, राइट। और अभी भी रिसेंट सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो हम लोग रशिया से परचेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बातचीत करी थी, राइट। तो 2019 में जो भी चीजें हम लोगों ने परचेस करी है उनमें से मुश्किल से 3 या 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लिखना। और ये लिखकर आप अपने पास भी नोट्स बना के रख लेना, क्योंकि अगर आपका मेंस वगैरह में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप एग्जांपल के तौर पर ये 3-4 चीजें मेंशन कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो ये आप लोग को करनी है। अब दुनिया भर की बात करेंगे तो पूरे दुनिया भर में जो मिलिट्री पे खर्चा हुआ है 2019 में वो 1917 बिलियन यूएस डॉलर हुआ है। ये याद नहीं रखना आप लोगों को, राइट। और बस ये चीज आप मेंशन कर सकते हो कि पूरे दुनिया भर में पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर 2019 में हम लोग को देखने को मिला मिलिट्री के ऊपर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2018 से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 3.6% की ग्रोथ हम लोग को मिलिट्री एक्सपेंडिचर की देखने को मिली है पूरी दुनिया भर में। और साथ ही साथ जो 5 जो कंट्रीज है, मैंने भी आपको बताया ना, जो 5 कंट्रीज है टॉप की, यूएसए फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया, फोर्थ पे रशिया और फिफ्थ पे हम लोग को सऊदी अरेबिया देखने को मिल रही है। तो ये जो 5 कंट्रीज जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात करी कि ये टॉप 5 कंट्रीज हैं, राइट, जो कि इस रैंकिंग में हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो इनमें से बताया कि इन टॉप 5 कंट्रीज ने जितना पैसा खर्च किया है अगर उसको कंपेयर करें वर्ल्ड से, तो इन्होंने पूरे दुनिया भर के एक्सपेंडिचर का 62% ये 5 कंट्रीज ने ही खर्चा किया है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि मिलिट्री के मामले में ये 5 कंट्रीज कितनी ज्यादा आज की डेट में हम लोग को पावरफुल देखने को मिल रही है, कितने प्रोडक्ट्स इन्होंने मिलिट्री के ऊपर जो है वो खर्चा किया है, प्रोडक्ट्स के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। इसके अलावा यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए ने लिस्ट में टॉप किया है, वो हमने देखा अभी। यूएसए ने 732 बिलियन यूएस डॉलर जो है 2019 में खर्च किए थे, और ये पूरे दुनिया भर के डिफेंस एक्सपेंडिचर का 38% है। इकलौती ऐसी यूएस है जिसने पूरे दुनिया भर में यानी कि 100%, यानी कि अगर मान के चलो कि 100 करोड़ रुपए अगर पूरे दुनिया भर में खर्च हुए हैं, 100 करोड़ तो नहीं हुए, अभी मैंने आपको बताया काफी ज्यादा है, सो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो उनमें से 38 करोड़ रुपए जो है वो यूएसए ने खर्चा करा है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, तो ह्यूज अमाउंट, तो आप देख सकते हो उसमें। इसके अलावा चाइना की बात की गई तो चाइना में ने कहा गया है कि चाइना ने पिछले 25 सालों से लगातार इसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ता ही जा रहा है, और उसकी वजह क्या है? चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये वाली बात हो गई, इससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक था गाइस। इसमें मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो रिकॉर्ड करके रखो, और ठीक है, और उससे ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो सीटीबीटी का आ रहा है, पहले भी पढ़ा चुका हूं ये वाला टॉपिक में, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो फटाक से मेरे इस टॉपिक का आंसर देने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, फटाक से लिखकर बताओ, ठीक है। तो देख लेते हैं सीटीबीटी में क्या बताया जा रहा है। तो पहली चीज तो ये बताई गई है कि ये जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं उस पर लिमिट लगाती है, यानी कि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अगर कोई कंट्री न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना चाहती है तो उस पर ये लिमिट लगाती है, कम करने की बात करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कम करने की बात नहीं करती। ये जो ट्रीटी है इसका कहना यह है कि ये बैन करती है, टेस्ट बैन करती है। तो देखो यहां पर लिमिट जो लिखा है ना, लिमिट की तो बात ही नहीं है, ये सीधे सीधे प्रतिबंध लगाती है, बैन लगाती है कि कोई भी कंट्री किसी भी जगह पर कहीं पर भी कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, यानी कि एक्सप्लोजन नहीं कर सकती। तो उस पर बैन लगाया इसने, इस ट्रीटी ने, ना कि लिमिट किया। तो ये बिल्कुल क्लियर रखो। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। दूसरा स्टेटमेंट, ये ट्रीटी कब लागू हुई थी? तो लिखा है 24 सितंबर 1996 को लागू हुई थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये ट्रीटी आज तक लागू हुई नहीं है। ये इस समय सिग्नेचर करने के लिए कहा गया था, 24 सितंबर 1996 को दूसरी कंट्री को दिया गया था कि कंट्री जो है वो साइन करें, राइट, यानी कि इस ट्रीटी में एंटर हो। तो ट्रीटी में दूसरी कंट्रीज को एंटर करने के लिए ये डेट जो है वो हम लोग को देखने को मिली थी। और इसके अलावा इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज ने अभी रिसेंटली क्या ट्रीटी साइन करी है? तो बिल्कुल गलत, रिसेंटली ट्रीटी साइन करी नहीं है। ये 3 ऐसी कंट्री है जिन्होंने ट्रीटी साइन ही नहीं करी है, राइट। तो ये चीज आप लोग को क्लियर रखना कि इंडिया ने सीटीबीटी को साइन नहीं किया है, राइट। तो ये बिल्कुल जो तीनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, और ये क्यों गलत थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करते हुए बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? नन,
राइट, नन ऑफ द अबव। तो ये चीज जो है वो आप लोग को ध्यान में रखनी है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, तो देखो गाइस, इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया था अभी एक दो दिन पहले, आई थिंक इसमें द हिंदू में। तो यहां पर वही सब चीजों के बारे में बात की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आज की डेट में थोड़ा परेशान है। यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है, इसने अपनी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो जारी करी थी, जिसमें इसने बोला था कि रशिया और चाइना जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो अपने कंडक्ट कर रहे हैं छुप छुपा के, और उसको जो है वो शक हो रहा है यूएसए को, और यूएसए का कहना है कि यार ये इस ट्रीटी के थ्रू जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और ये कहीं ना कहीं इसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये कुछ न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, राइट। बट रशिया और चाइना ने बोला कि भैया हम ऐसा नहीं कर रहे, यूएसए का क्लेम जो है वो गलत है। तो ये अभी हालांकि ये कुछ मामला जो है वो चल रहा है, अभी के लिए हम लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मेनली जो काम की चीज थी आप लोग के लिए वो सीटीबीटी थी, और बाकी जब इससे रिलेटेड कुछ और बात समझ में सामने आती है, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट और मिलती है, तब हम लोग उसके बारे में आगे चल के चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात हो रही है रूहदार के बारे में। क्वेश्चन अगर आए रूहदार क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा बनाया गया, डेवलप किया एक ये वेंटिलेटर है, लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर। काफी कम कीमत का ये वेंटिलेटर है, मात्र 10,000 रुपए में ये वेंटिलेटर तैयार हो सकता है। तो ये चीज इसकी यहां पर बताई गई। तो रूहदार क्या है, वेंटिलेटर, ये क्लियर रखो, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हो गया, और आज सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में बैठ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में अगर आप शामिल हैं तो वहां पर भी आप मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। अभी रुकिए, जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स की बात करेंगे, और भी कुछ चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी। तो देखो, ये 3 टॉपिक्स हैं आज की डेट में जनरल स्टडीज के, जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं। पहला है कॉन्वल्सेंट प्लाज्मा थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आज से 1 महीने पहले, 1 अप्रैल 2020 को। ये टॉपिक आपको ओनली करंट अफेयर्स नाम के हमारे चैनल पे मिल जाएगा। कब, कहां पर जाना है आपको, 18 मिनट 3 सेकंड पे, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा ये वाला टॉपिक, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल वाली वीडियो में जाना आप 18 मिनट 3 सेकंड पर। और अगर वीडियो वगैरह ना मिले ना आपको कुछ, तो मुझे बता दिया करो, मैं नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दिया करो, तो मैं आपको लिंक वगैरह जब भी फ्री रहूं मैं, तो लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। या फिर एक काम करता हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे ये दोनों तीनों की लिंक जो है वो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देख लेना आप इस लेक्चर का। या फिर कई बार क्या परेशानी भी होती है बच्चों को यार, वो क्या दूसरे अलग अलग जगह पर इनको ये वीडियोस मिलता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है उन लोग को। चलो एनीवेज, दूसरा टॉपिक है पोलार वॉर्टेक्स। पोलार वॉर्टेक्स के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जल जीवन मिशन, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद आपके हैंड रिटन नोट्स आप लोग को बनाने हैं, राइट। और अगर आप ऐसा कर लो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और होमवर्क करने से पहले ये नोटिस लिखा है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इस नोटिस को जरूर पढ़ लेना, प्रिपेयर किया। और हाँ, एक और चीज यार, मेरा नाम कमलाक्ष है, कमलाक्ष झा। काफी कुछ लोग जो है वो अलग अलग लिख देते हैं, कमलेश लिख देते हैं या कुछ कुछ, तो कमलाक्ष नाम है मेरा, कमलाक्ष झा, ठीक है। चलो एनीवेज, और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।